अगर आप कहानी का पहला, दूसरा और तीसरा भाग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। कुछ देर बाद ऋचा ने कुणाल को परेशान देखा तो उसके पास आते हुए बोली, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? कुणाल बोला, अगस्त से यार रात का वहम अभी भी सर चढ़ा है। सानवी को यहाँ वहाँ ढूंढ रहा है, बोल रहा है वो जिंदा है। पता नहीं कब तक पड़ेंगे इसे ये दौरे, ये इन सब चीज़ों से बाहर आएगा भी या नहीं। वहाँ अंकल आंटी पूरी फैमिली परेशान है और यहाँ ये कुछ समझ नहीं रहा है आखिर हो क्या रहा है। ऋचा बोली, हमें इसे यहाँ से वापस लेकर जाना ही होगा वरना इसे हम खो देंगे। कुणाल बोला, तुम्हें लग रहा है वो जाएगा? कभी नहीं, और हमारी बहस हो गई है। ऋचा बोली, वाट यार तुम भी? कुणाल बोला, हाँ तो वो कुछ भी बकवास कर रहा था तो मैं क्या करता, मुझे गुस्सा आ गया और हाथ भी उठ गया है मेरा उस पर। ऋचा बोली, कुणाल बोला, यार वो कुछ भी सुनने के लिए राजी नहीं है। तुम्हें क्या लगता है सानवी जिंदा है? ऋचा गहरी सांस लेते हुए बोली, आई होप सो, वो जिंदा हो। कुणाल बोला, ऋचा पागलपन बंद करो, पुलिस ने सब कुछ एक बार नहीं 1000 बार देखा है फिर भी। ऋचा बोली, फिर भी वो जिंदा हो। 10 बजे सारे डॉक्टर बाकी के पेशेंट को देखने लगे और अगस्त बिना किसी से कुछ बोले अपनी गाड़ी लेकर वहां से निकल गया। समर्पण बोली, बाबा मुझे मार्केट में कुछ काम है, मैं कुछ देर में आ जाऊंगी। जेवियर बोले, जल्दी आना, मालती भी आज तुमसे मिलने आने वाली है। समर्पण खुश होते हुए बोली, मालती आंटी हमारे घर आने वाली हैं, क्या बात है? जेवियर बोले, सैम। समर्पण बोली, नहीं नहीं मैंने कुछ कहाँ बोला। जेवियर बोले, ध्यान से जाना और जल्दी आना। समर्पण बाहर निकली, चेहरा ढका हुआ था। जब भी वो बाहर निकलती चेहरा ढक लेती क्योंकि ये उसके बाबा के ऑर्डर थे। समर्पण आगे बढ़ते हुए रोड पर आ गई। हल्की हल्की बारिश अभी भी हो रही थी और उसने ट्रांसपेरेंट छाता पकड़ा हुआ था जिसमें बारिश की हर बूंद उसे आकर्षित कर रही थी, जिसे लेने के लिए बार बार वो हाथ आगे कर रही थी फिर पीछे कर रही थी। ये सब कुछ उसके दिल में एक सुकून दे रहा था। अगस्त के दिल दिमाग में अजीब सी उथल पुथल मची थी। वो अब सबसे नाराज था। किसी को भरोसा ही नहीं है उसके ऊपर। सबको लगता है कि उसे दौरे पड़ रहे हैं, वो झूठ बोल रहा है। उसका दिल झूठ, सब कुछ झूठ कैसे हो सकता है? आंखों में नमी के कारण धुंधला दिखने लगा तो गाड़ी साइड से रोकते हुए बाहर निकल गया और ऊपर देखते हुए बोला, सानवी कहाँ हो यार, प्लीज़ मिल जाओ ना प्लीज़। सबको गलत साबित करना है मुझे कि मैं सही हूँ और सब गलत। कोई शराब और सिगरेट में वो नशा नहीं जो तुम्हें मेरे दिल दिमाग से निकाल सके। नहीं निकल रही हो यार, प्लीज़ आ जाओ। समर्पण इधर उधर देखकर पलकें बार बार झपका रही थी। सिद्धू उसके सामने गाड़ी रोकते हुए बोला, कहाँ जाना है? समर्पण आगे बढ़ते हुए बोली, या तो तू मुझे अपनी बाइक देगा या फिर यहाँ से जाएगा। सिद्धू बोला, मेरा तो सब कुछ तेरा। बोलते बोलते रुक गया। समर्पण उसे घूर रही थी तो चाबी उसे देकर पीछे हट गया। समर्पण अब गाड़ी लेकर निकल गई। कुछ देर बाद अगस्त ने गाड़ी में आकर गाड़ी स्टार्ट कर दिया, लेकिन आंखें कुणाल और सबकी बातों से बार बार भीग रही थी और इसी चक्कर में उसने समर्पण के बाइक को ध्यान नहीं दिया और उसका एक्सीडेंट होते होते बचा। समर्पण कुछ आगे जाकर बाइक रोकते हुए, ओ हेलो, गाड़ी चलाने नहीं आता क्या? अगस्त ने अचानक से ध्यान दिया और गाड़ी साइड में रोकी। समर्पण वैसे ही कुछ दूर पर उसे घूर रही थी कि आखिर है कौन जो ऐसे गाड़ी चला रहा है कि सामने कोई दिख भी नहीं रहा है। अगस्त से बाहर निकला और पीछे देखा, दोनों की नजरें मिली। अगस्त से बारिश में भीगते हुए उसे ही देख रहा था। अब तक का सारा स्ट्रेस जैसे धीरे धीरे खत्म हो गया। समर्पण सोच रही है, ये आंखें, ये चेहरा जाना पहचाना क्यों? क्या मैं इसे जानती हूँ? वो खुद से बोली। इन आंखों में इतना दर्द क्यों? वो चाह कर भी अब आगे नहीं बढ़ पा रही थी। अगस्त ने सर ऊपर कर लिया। बारिश अब उसके चेहरे को और भिगोने लगी जिससे वो और अट्रैक्टिव लग रहा था। समर्पण का दिल इतना तेज धड़क रहा था कि उसे बाहर तक सुनाई दे रहा था, इसलिए गुस्से में अब बाइक स्टार्ट किया और वापस से घर की तरफ मोड़ लिया। कुछ देर बाद जेवियर सोफे पर बैठे थे। उसे गुस्से में देखा तो वैसे ही बोले, सैम क्या हुआ? समर्पण उनके पास आकर नीचे बैठते हुए, बाबा वो सपने वाला लड़का आज रास्ते में मिला था, वही आंखें थी बाबा, लेकिन उसने मुझे वो वही था, वही आंखें, वही चेहरा, सब कुछ वही। वो यहाँ कैसे? क्या मैं उसे जानती हूँ? क्या हम पहले भी मिले हैं? क्या कोई रिश्ता है हमारा? वो कुछ बोला ही नहीं। मेरा सर फट रहा है बाबा। मालती जो उसके घर आ चुकी थी और किचन से चाय लेकर बाहर आ रही थी, कुछ देर पर रुक गई और उसकी बातें सुनने लगी।
जेवियर भी अब उसकी बातों से परेशान होने लगे। मालती आगे आते हुए बोली, सैम रिलैक्स, होता है कभी कभी। समर्पण बोली, लेकिन मालती आंटी ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा लगा जैसे मैं उसे जानती हूँ। उसकी वो आंखें, उसे देखने के बाद मैं आगे ही नहीं बढ़ पाई। मालती बैठकर उसे शांत करते हुए बोली, उसने बात किया तुमसे? समर्पण बोला, नहीं वो तो। मालती अब गहरी सांस लेते हुए बोली, जब उसने तुमसे बात ही नहीं किया तो फिर कैसे कह सकती हो कि तुम उसे जानती हो? समर्पण बोली, लेकिन। मालती बोली, जाओ फ्रेश होकर आओ, फिर बात करेंगे। समर्पण अब उठकर अपने रूम में चली गई। कुछ देर के सन्नाटे के बाद मालती बोली, तुम्हें क्या लगता है जेवियर, सैम ठीक है? जेवियर बोले, हमने उसे नई जिंदगी जरूर दिया है, लेकिन। अगस्त शाम तक बाहर रहने के बाद कैंप लौट आया, लेकिन वो आंखें उसे परेशान कर रही थी और जब तक वो होश में आया उससे पहले ही वो आंखें उससे ओझल हो चुकी थी। कुणाल, ऋचा, जतिन, स्नेहा और बाकी सारे स्टाफ परेशान थे। जैसे ही वो गाड़ी से उतरा सब एक दूसरे को देखने लगे। कुणाल जल्दी से आगे बढ़ते हुए बोला, अगस्त से कहाँ गए थे यार, हम लोग कब से परेशान हैं। और तुम अपना फ़ोन तो कम से कम लेकर जाते, पता भी है क्या हाल था हमारा। सुबह के लिए सॉरी, माफ़ कर दे यार। अगस्त से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, मैं ठीक हूँ, तुम लोग टेंशन ना लो। जतिन बोला, अगस्त से बोला, तुम सब अगर जाना चाहो तो जा सकते हो। कुणाल बोला, अगस्त सबको देखते हुए बोला, मुझे दौरे नहीं पड़ रहे हैं भाई, प्लीज़, मैं पागल नहीं हूँ जो तुम सब लोग मेरे पीछे पड़े हो यार, ठीक हूँ मैं। और ये सब फालतू काम करना बंद करो। फिर जतिन के पास आते हुए बोला, किसी भी लड़की को मेरे पास भेजकर कोई भी अनाप शनाप हरकत करोगे और मैं मान लूँगा। अगस्त सिरावत का कैरेक्टर इतना भी हल्का नहीं है। जिस दिन तुम्हारी दोस्त को पता चला ना, जानते नहीं हो उसे, गोली मार देगी तुम्हें। जतिन उसे देखने लगा। रोज के अगस्त में और आज के अगस्त में अंतर था। ऋचा बोली, अगस्त बोला, ऋचा प्लीज़, मुझे कुछ वक्त चाहिए था यार, ठीक हूँ मैं अब। लिख कर दूँ क्या? और तुम लोगों को क्या लगता है सानवी मर गई? फिर हंसते हुए बोला, वो मर नहीं सकती, वो मुझे अकेला छोड़कर जा ही नहीं सकती, क्योंकि जितनी शिद्दत से मैंने उससे इश्क किया है, वो मुझे छोड़कर जाना चाहे ना तो भी भगवान नहीं लेकर जाएंगे। यकीन है मुझे, किसी को हो ना हो, मुझे है पूरा भरोसा। लेकिन सबकी बातों और हरकतों ने मेरे अंदर एक डर भर दिया था। मेरे प्यार, मेरे विश्वास को तुम सब लोगों ने पागलपन बताना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से मुझे मुंबई से यहाँ आना पड़ा। लेकिन यहाँ भी तुम लोगों ने यार पीछा नहीं छोड़ा। अगर उसके प्यार में मैं पागल हूँ तो हाँ हूँ मैं पागल, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है पागल कहलाने में। लेकिन इसी पागलपन की वजह से एक दिन मैं उसे तुम सबके सामने, इनफैक्ट सबके सामने लाऊंगा, वो भी जिंदा सही सलामत। कुणाल बोला, अगस्त कुणाल के गले लगते हुए बोला, तुम सब ने मेरा आज तक साथ दिया, एक भाई एक दोस्त की तरह, तो बस आज भी देना है तो साथ दो। मुझे बेहोशी की दवाई और वहम का नाम नहीं चाहिए, प्लीज़, बोलकर अपने कैंप में चला गया। सब एक दूसरे को देख रहे थे, सबकी आंखें नम थी। ऋचा बैठते हुए बोली, वो सच में ठीक है, और आज अगर उसे यकीन है कि सानवी जिंदा है तो हमें सच में उसका साथ देना चाहिए। क्या पता सच में सानवी जहाँ भी हो सही सलामत हो। जतिन बोला, लेकिन पुलिस को वहाँ पर कुछ नहीं मिला था, और जिस हिसाब से वहाँ की चीज़ें जली थी उसमें किसी का बचना पॉसिबल ही नहीं था। और मलिक ने भी यही बताया था कि उसने सलीम से बोलकर सानवी को वहीं रखा था। कुणाल बोला, पता नहीं क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, बस कोई चमत्कार कर दो महादेव और सानवी को वापस भेज दो इसकी लाइफ में। दूसरे दिन समर्पण रात से बुखार से तप रही थी। मालती और जेवियर दोनों परेशान थे। बगल के डॉक्टर को बुलाकर दवा और इंजेक्शन भी दिलवाया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। सुबह से शाम और शाम से अब वापस से रात हो गई। वो पसीने से भीगी हुई थी। दिल दिमाग में ऐसा लग रहा था जैसे कोई जंग छिड़ा हुआ हो, लेकिन उसे कोई होश ही नहीं था। वो बेहोशी में कुछ कुछ देर पर हाथ पैर चला रही थी, फिर शांत हो जा रही थी। जेवियर, मालती दोनों परेशान थे। रात होने की वजह से बाहर भी नहीं जा सकते थे। लोकल डॉक्टर का अब कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा था। सिद्धू को पता चला तो सब कुछ छोड़कर उसके पास आ गया। फिर जैसे ही उसे याद आया वो जेवियर को देखते हुए बोला, अंकल डिसूजा, हम कैंप से किसी डॉक्टर को ले आते हैं ना, रात हो चुकी है, सर नहीं जा पाएंगे, और आप भी तो मिले हो ना वहाँ के डॉक्टर से। मालती बोली, ये सही है, चलो, हमारे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई ये बात। सिद्धू बोला, आंटी आप यहीं रहो, सैम को ज़रूरत पड़ सकती है, मैं लेकर आता हूँ। मालती बोली, नहीं, मैं भी चल रही हूँ। सिद्धू बोला, आंटी प्लीज़ भरोसा रखो, मैं ले आऊँगा डॉक्टर को, आप इतनी रात को परेशान होंगी, बोलकर बाहर निकल गया और आधे घंटे बाद कैंप में पहुँचा।
अगत्य बाहर टहल रहा था। इस समय अब कोई मरीज नहीं था। दिल बेचैन था, दिमाग में पता नहीं क्या क्या चल रहा था, इसलिए वो बाहर घूम रहा था। सिद्धू अंदर आते हुए बोला, डॉक्टर आप प्लीज मेरे साथ चलिए, एक इमरजेंसी है। अगत्य ने उसकी तरफ देखा, फिर आराम से बोला, हम घर घर जाकर नहीं चेक करते हैं, जिसको प्रॉब्लम है आप यहीं ला सकते हैं। सिद्धू बोला, डॉक्टर प्लीज़ वो यहाँ नहीं आ सकती, इमरजेंसी है, 102 बुखार है और वो होश में भी नहीं है, वरना मैं ले आता, और रात भी हो गई है, प्लीज़ मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ मेरे साथ चलिए। अगत्य बोला, फिर भी हम। सिद्धू हाथ जोड़ते हुए जैसे ही आगे बढ़ा, अगत्य जल्दी से उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, चल रहा हूँ यार, हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच डॉक्टर। अगत्य कुछ सोचते हुए अंदर गया, मेडिकल का पूरा किट लिया और अपने गाड़ी में रखते हुए बैठने को हुआ। पीछे से ऋचा बाहर आते हुए बोली, अगत्य कहीं जा रहे हो, वो भी इस समय? यार रात को तो चैन से सो लिया करो। अगत्य बोला, एक इमरजेंसी है। ऋचा बोली, इमरजेंसी? लेकिन अगत्य बाकी सबको बोल देना कोई मेरा इंतज़ार ना करे। ऋचा बोली, अगत्य रुक ना, मैं भी चलती हूँ। अगत्य बोला, कोई ज़रूरत नहीं, बोलकर अंदर बैठ गया और सिद्धू को गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी चला दिया। आधे घंटे बाद सिद्धू ने गाड़ी रोकी तो अगत्य भी बाहर निकल गया और अगल बगल देखने लगा। रात के अंधेरे में ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा था, बस सामने एक छोटा सा घर था। सिद्धू उसका किट लेते हुए बोला, प्लीज़ डॉक्टर जल्दी से अंदर चलिए। अगत्य को तो जैसे उसकी कोई बात ही सुनाई नहीं दे रही थी। अचानक से एक अजीब सी घबराहट और बेचैनी होने लगी, तो जल्दी से शर्ट के 2 बटन खोल दिए। फिर भी चेहरे पर पसीना, जबकि मौसम काफ़ी ठंडा था और बारिश भी हुई थी, फिर भी उसे पसीने आ रहे थे। सिद्धू के 3-4 बार आवाज़ देने पर वो उसके पीछे जाने लगा। पैर बढ़ ही नहीं रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे दोनों पैरों में किसी ने पत्थर बांध दिए हो। 2 रूम की दूरी उसने 10 मिनट में पूरी किया। मालती, थैंक यू डॉक्टर, आप आ गए। प्लीज़, हमने लोकल डॉक्टर को दिखाया था, लेकिन बुखार थोड़ा सा भी कम नहीं हो रहा है और इतनी रात को बाहर जाना मुश्किल है। अगत्य बोला, मालती बोली, इधर आइए, बोल उसे लेकर समर्पण के रूम की तरफ बढ़ गई। अगत्य ने कुछ नहीं बोला, बस उनके पीछे पीछे बढ़ गया। 5 मिनट बाद अगत्य रूम में आ गया। मालती उसे सामने से इशारा करते हुए बोली, शायद भीगने की वजह से वायरल फीवर हुआ है, इसलिए इतनी प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन उनकी बात पूरी नहीं हुई और अगत्य की नज़र अब सामने गई तो अब पलकें बार बार झपकाने लगा। धड़कने जहाँ थी वैसे ही थम गई। हाथ पैर ठंडे हो चुके थे। कौन क्या बोल रहा था कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। सारी बातें हवा में गायब हो रही थी। मालती बोली, डॉक्टर कुछ देर पहले चेक किया था, 104 बुखार था। समझ नहीं आ रहा है इतना ज़्यादा बुखार कैसे हो गया। जबकि अगत्य के कान में अब उनकी बात टकराई तो आंखें कसकर बंद कर लिया। फिर झटके से खोलते हुए बोला, आप सब प्लीज़ बाहर जाइए, मैं यहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहता। सिद्धू बोला, लेकिन क्यों, आप चेक कीजिए ना, हम आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अगत्य उसे गुस्से से देखते हुए बोला, बाहर जाओगे या फिर? मालती ने सिद्धू को चलने को बोला तो अब वो बाहर चला गया। मालती भी एक नज़र अगत्य को देखकर जेवियर के साथ बाहर निकल गई, लेकिन उनकी अनुभवी आंखें कुछ और ही देख रही थी और मन में एक डर बैठ रहा था। अगत्य ने सबके जाने के बाद दरवाज़ा बंद कर दिया। आंखों में अभी तक ठहरा हुआ आंसू बाहर निकल गया और जहां था वहीं बैठकर वो बेआवाज़ रो पड़ा। आधे घंटे हो गए, अगत्य ने दरवाज़ा नहीं खोला। सिद्धू बाहर चक्कर लगाते हुए बोला, आंटी मुझे ये डॉक्टर कुछ ठीक नहीं लग रहा है, समर्पण के साथ ये कुछ गलत तो नहीं करेगा, मैं जा रहा हूँ बात करने। मालती बोली, नहीं वो कुछ नहीं करेगा, तुम शांत रहो। सिद्धू बोला, लेकिन आप इतना कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोल सकती हैं कि वो कुछ नहीं करेगा और ऑपरेशन नहीं कर रहा है कि दरवाज़ा बंद है, सैम को फीवर है बस, और कुछ नहीं। मालती बोली, जानती हूँ, फिर भी इंतज़ार करो। सिद्धू, अंकल डिसूजा आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? जेवियर ने उसे शांत होने को बोला तो वो झल्लाते हुए वापस से चक्कर काटने लगा। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला। सिद्धू अगत्य को घूर रहा था। मालती उसके चेहरे को देख रही थी। आंखें रेड, चेहरा भावहीन था, जैसे कितने दर्द से लड़कर आया हो। जेवियर बोला, सैम ठीक है डॉक्टर। अगत्य ने एक नज़र सबको देखा, फिर बारी बारी मालती और जेवियर को देखते हुए बोला, कौन है ये, मतलब आप लोगों का क्या रिश्ता है? जेवियर बोला, शी इज़ माई डॉटर। अगत्य बोला, इंजेक्शन दे दिया है मैंने, बुखार उतरने में टाइम लगेगा, इसलिए आज मुझे यहीं रुकना पड़ेगा। डॉक्टर की ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है, लेकिन जब आपने सब दे दिया है तो रुकने की क्या ज़रूरत है? सिद्धू बोला। अगत्य उसे दांत जमा कर गुस्से में बोला, आप रिश्तेदार हैं? सिद्धू बोला, नहीं दोस्त हैं हम।
लेकिन अगस्त को उसकी आंखों में कुछ और ही दिख रहा था, तो अब खुद को शांत करते हुए बोला, इसलिए बोल रहा हूँ, डॉक्टर की ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है। जेवियर बोले, प्लीज़ डॉक्टर आइए, मैं आपको रूम दिखा देता हूँ। अगस्त से अब उनके पीछे चला गया। जेवियर उसे एक रूम में छोड़कर बाहर आ गए तो अगस्त ने दरवाज़ा बंद कर दिया, शर्ट निकाल कर बेड पर फेंक दिया। गुस्से से उसके चेहरे की और पूरे शरीर की नसें तनी हुई थीं और उसी गुस्से से दीवार पर 4-5 बार हाथ मारते हुए वहीं नीचे बैठ गया और सर ऊपर कर लिया। अगस्त से रात भर कैंप नहीं आया। रीचा, कुणाल, जतिल तीनों परेशान थे। कहाँ गया है, कुछ बताया भी नहीं। अब कहाँ ढूंढें, ऐसे ही बार बार गायब हो जाता है। अगस्त से रात को बैठे बैठे ही सो चुका था। सुबह 10 बजे वो उठकर फ्रेश हुआ, तब तक उसका दरवाज़ा नॉक हुआ। अगस्त से बोला, प्लीज़ कम। जेवियर बोला, वो डॉक्टर, मुझे आपसे सैम के बारे में कुछ बात करनी थी। डॉक्टर से कुछ नहीं छुपाते ना, इसलिए मुझे लगा आपसे इस बारे में बात करनी चाहिए। अगस्त से उन्हें देखते हुए बोला, जी बोलिए, क्या बोलना है। जेवियर बोला, मैंने आपसे कहा था कि वो मेरी डॉटर है, लेकिन ये सच नहीं है। अगस्त के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। ऐसा लगा जैसे वो ये बात पहले से जानता हो कि उन्होंने रात को झूठ बोला था। जेवियर एक गहरी सांस लेते हुए बोले, हम कुछ महीने पहले मुंबई गए थे और ये हमें वहीं बेहोश समंदर के किनारे मिली थी। अगस्त ने उन्हें देखा तो वो जल्दी से बोले, हम मतलब मैं और मालती, हम दोनों उसे डॉक्टर के पास ले गए तो सांसें चल रही थी, लेकिन सर पर काफ़ी गहरी चोट लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी रॉड से चोट लगी है या फिर जानबूझकर मारा गया हो। हम पुलिस केस में पढ़कर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते थे, या मैं पुलिस केस में पढ़ना ही नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे लगा सब और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मैंने उसे अपनी बेटी बनाकर हॉस्पिटल में एडमिट किया था। 1 महीने वो बेहोश थी। उसके बाद आंखें खोला तो कुछ भी याद नहीं था। याददाश्त चोट की वजह से चली गई थी। उसके बाद हम उसे अपने साथ यहाँ लेते आए। कल बीमार देखकर मैं तो पूरी तरह से घबरा गया था, लेकिन थैंक यू, आपने सही समय पर आकर उसे बचा लिया। अगस्त ने कुछ नहीं कहा, बस सामने खिड़की की तरफ घूम गया। आवाज़ जैसे गले में ही कहीं अटक गई। अभी तक की सारी नाराज़गी, सारा गुस्सा, वो सब कुछ जो अभी तक था, 1 सेकंड में सब कुछ कहीं गायब सा हो गया। आंखों से आंसू पूरे चेहरे को भिगो रहे थे। जेवियर बोला, थैंक यू, आपसे बात करके अच्छा लगा। अगस्त से इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाया। बोलना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन एक थैंक यू शब्द काफ़ी छोटा हो जाता। जिसने उसे वापस उसकी ज़िंदगी दिया, उसके लिए बस थैंक यू नहीं। जेवियर ने देखा जब वो कुछ नहीं बोला तो वो बाहर चले गए। मालती, सिद्धू समर्पण के उठने का वेट कर रही थी। बुखार काफ़ी कम हो चुका था। सिद्धू बोला, आंटी डॉक्टर को बुलाते हैं ना, आखिर ये उठ क्यों नहीं रही है। मालती बोली, सिद्धू शांत हो जाओ, कुछ देर इंतज़ार करो, फिर डॉक्टर को बुलाते हैं, या फिर डॉक्टर आते ही होंगे। सिद्धू बोला, लेकिन, बोलकर वहीं सोफे पर बैठ गया। आधे घंटे बाद समर्पण आंखें खोलते हुए जल्दी से उठकर बैठ गई और इधर उधर देखने लगी। उसकी आंखों में बेचैनी साफ दिख रही थी, जैसे किसी को ढूंढ रही हो। सिद्धू बोला, सैम। जेवियर उसके सर पर हाथ रखते हुए, सैम। समर्पण सबको देखकर आंखें बंद करते हुए बोली, मुझे क्या हुआ था बाबा। मालती आंटी, आप सब लोग इतना परेशान क्यों हो। अब सबने राहत की सांस लिया कि सब ठीक है। मालती बोली, तुम्हें 2 दिन से बुखार था और कैंप से डॉक्टर ने आकर देखा तो अभी जाकर उतरा है, मतलब तुम होश में आई हो। समर्पण जल्दी से बोली, कैंप से डॉक्टर आए थे मुझे देखने, कहीं उन्होंने मेरी किडनी तो नहीं चुराई है। आप सब यहीं थे ना जब वो देख रहे थे। जेवियर उसके सर पर हाथ रखते हुए बोले, ऐसा कुछ नहीं है प्रिंसेस, ही इज़ अ गुड मैन। सिद्धू बोला, हमें डॉक्टर को एक बार और दिखा देना चाहिए अंकल डिसूजा। मालती बोली, ये सही रहेगा, कंफर्म हो जाएगा सब ठीक है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे किसी को बिल्कुल नहीं दिखाना, और यहाँ के डॉक्टर पर मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। समर्पण बोली। दरवाजे पर नॉक हुआ तो सबकी नज़र सामने गई। समर्पण ने भी सबके साथ सामने देखा। ब्लैक शर्ट और ब्लैक ट्राउज़र में अगस्त से उसे ही देख रहा था। अब दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। 5 मिनट किसी ने कुछ नहीं बोला। अगस्त से अब खुद से बोला, 4 कदम का सफ़र आज इतना लंबा हो जाएगा, क्या किस्मत है अगस्त रावत। तुम्हारी बीबी आज तुम्हें ही नहीं पहचान रही है। चलो अब इसे भी आजमा लिया जाए कि ये सफ़र लंबा होने वाला है या मेरा सब्र लंबा होने वाला है। समर्पण अब उसे देखकर जल्दी जल्दी पलकें झपका रही थी। धड़कनें फुल स्पीड में भाग रही थी। आखिर ये चेहरा जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है, कौन है ये। जेवियर बोला, प्लीज़ डॉक्टर अंदर आ जाइए, हम सब आपका ही वेट कर रहे थे। अगस्त से अंदर आते हुए बोला, तबीयत कैसी है। सिद्धू जल्दी से बोला, ठीक है।
अगत्य ने एक नज़र उसे देखा और फिर समर्पण को, जो एकटक उसे ही देख रही थी, पलकें भी नहीं झपका रही थी, तो उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। सिद्धू अगत्य से चिढ़ते हुए बोला, सैम। समर्पण कुछ नहीं बोली। सिद्धू बोला, सैम। समर्पण बोली, चुप करेगा? इतना बोलना ज़रूरी है? सुन रही हूँ मैं। सिद्धू बोला, ठीक है, चल बाहर चलते हैं, थोड़ी देर घूमने के बाद फ्रेश फील होगा। समर्पण बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे सोना है। तू जा, मैं तुझसे बाद में मिलूंगी। और तू यहाँ क्या कर रहा है? वो मैं तुझे। समर्पण बोला, देख लिया ना, अब जा। मालती, सिद्धू अभी आराम करने दो, बाद में मिल लेना, बोलकर उठ गई। समर्पण बोली, तू जा, वो मुझे डॉक्टर से बात करनी है। जेवियर बोला, ठीक है, तुम बात कर लो, तब तक हम दोनों नाश्ता बना लेते हैं, चलो। मालती बोलकर बाहर निकल गए। मालती भी उनके पीछे चली गई और साथ में सिद्धू को भी जबरदस्ती ले गई। रूम में अब एकदम शांति थी। समर्पण आराम से अगत्य को देख रही थी। जब अगत्य ने काफ़ी देर तक कुछ नहीं बोला तो वो ऐसे ही बोली, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? अगत्य बोला, आपको क्या लगता है? बोलकर उसकी तरफ देखा। समर्पण बोली, पता नहीं, बस ये आंखें कुछ तो हैं, इनमें मुझे कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। अगत्य बोला, आपको आराम करना था ना, तो आराम कीजिए। मुझे लग रहा है अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए, शायद अब आप ठीक हो चुकी हैं। समर्पण बोली, बिल्कुल नहीं, अभी मैं ठीक नहीं हूँ, और अभी तो हमने कुछ बात भी नहीं किया, तो ऐसे कैसे चलना? अगत्य ने वापस से उसकी तरफ देखा। उसके बातों में बेचैनी वो साफ महसूस कर रहा था, लेकिन कुछ नहीं बोला। समर्पण उसे शांत देखकर फिर से बोली, मुझे लग रहा है कि हम शायद एक दूसरे को जानते तो हैं, लेकिन। अगत्य की आंखें जब पनीली होने लगी तो जल्दी से चेहरा घुमा लिया। जिंदगी में अभी ये दिन भी देखना बाकी था कि उसकी धड़कन उसी से पूछ रही है कि वो एक दूसरे को जानते हैं। 7 महीने से जिसकी खोज में वो दर बदर भटक रहा है, और अब वो उससे मिली भी तो ऐसे अनजानों की तरह। सोचते हुए उसने जल्दी से पलकें झपका कर आंसुओं को आंखों में ही रोक लिया। समर्पण बोली, क्या हुआ? आप गुस्सा तो नहीं है? आई एम सॉरी, वो मैं, पता नहीं, लेकिन कुछ तो अजीब लग रहा है, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। अगत्य ने पलट कर उसके होठों पर उंगली रख दिया। मन तो किया खींचकर उसे गले लगा ले, लेकिन रोक लिया खुद को। जब इतना इंतजार किया है तो थोड़ा और सही, क्या पता सब जल्द ठीक हो जाए। अगत्य के ऐसा करने से समर्पण की सांसें ही रुक गई। इससे अच्छा तो वो उसे गले लगा लिया होता। वो बार बार पलकें झपका रही थी। अगत्य को याद आया सो जल्दी से पीछे होते हुए बोला, आई एम सॉरी, आई थिंक आपको आराम करना चाहिए। समर्पण ने बेख्याली में हाथ आगे बढ़ाया उसे छूने के लिए, लेकिन अगत्य से पीछे हट गया। समर्पण ने आंखें बंद कर लिया। कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा है? ये चेहरा कहीं तो देखा है उसने, लेकिन कहाँ? अगत्य से उठते हुए बोला, आप आराम कीजिए, मैं चलता हूँ। समर्पण बोली, नहीं प्लीज़, बोल जल्दी से उठने को हुई, लेकिन 2 दिन से बुखार की वजह से कमज़ोरी और अब अचानक उठने से वो खुद को संभाल नहीं पाई। गिरती, लेकिन अगत्य ने जल्दी से हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया। समर्पण उसकी आंखों में देखते हुए खुद से बोली, इन आंखों में इतना दर्द क्यों है? मुझे समझ नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं कैसे समझाऊं? बस मुझे लग रहा है कि मैं जानती हूँ। अगत्य ने उसे इतने ध्यान से सोचते देखा तो आराम से बोला, ये आंखों की भाषा मैं नहीं पढ़ता, आपने पढ़ा है तो मुझे भी समझा दीजिए, जो आप इतनी देर से पढ़ने की कोशिश कर रही हैं। दोनों काफ़ी करीब थे, और आज इतने दिन बाद ये करीबी करीब होकर भी लाखों मीलों का फासला लग रही थी। समर्पण ने कुछ नहीं बोला, बस यहीं ठहरना चाहती थी, इसलिए आंखें बंद कर लिया। अगत्य कुछ देर तक उसे वैसे ही देखता रहा। फिर याद आया कि वो 2 दिन से बीमार है, तो उसे वैसे ही खड़ा करते हुए बोला, हमें बाहर चलना चाहिए, सब लोग इंतजार कर रहे होंगे, आपको नाश्ता करके दवा भी तो खाना है। समर्पण ने जल्दी से आंखें खोलकर उसका हाथ पकड़ लिया। आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। अगत्य का दिल धक सा रह गया। वो जल्दी से उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में लेते हुए बोला, क्या हुआ? सब ठीक है ना? कहीं दर्द हो रहा है क्या? उसकी आंखों से आंसू अब बाहर आ गए। अगत्य परेशान होते हुए बोला, सब ठीक है, प्लीज़ बोलो यार, सब ठीक है ना? समर्पण आराम से बोली, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है जैसे हम जानते हैं एक दूसरे को। आप तो डॉक्टर हो ना, तो बताओ, अचानक आपको देखकर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे, क्या ये कोई बीमारी है? अगत्य जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रख कर बस सरनामे हिला दिया और 2 मिनट बाद बोला, नहीं याद आ रहा है तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना, सब याद आ जाएगा। फिर उसका मूड चेंज करने के लिए बोला, वैसे भी इतने स्मार्ट और हैंडसम डॉक्टर की कड़वी दवाई खाकर लड़कियों का यही हाल होता है, कुछ तो अपना नाम पता भी भूल जाती हैं। वैसे आपको अपना नाम तो याद है ना?
कहीं ये मत बोल देना कि मैं आपकी बीवी हूँ और आप मेरे हस्बैंड, क्योंकि समर्पण उसे घूरते हुए बोली। आपको मजाक लग रहा है ये सब? अगस्त्य बोला, वैसे कुछ कुछ आइडिया है मुझे इन सब चीज़ों का। समर्पण उसे सवालिया नज़रों से देखने लगी। अगस्त्य उसके कान के पास आकर धीरे से बोला, कहीं आपको मुझसे प्यार वार तो नहीं हो गया? हो भी सकता है, लव एट फर्स्ट साइट। बोलते बोलते रुक गया, क्योंकि अब समर्पण उसे और भी बुरी तरह से घूर रही थी। अगस्त्य, सच में यार, पहली बार मेरे दवा का इतना गहरा असर हो गया किसी पर। मतलब अब मुझे डॉक्टरी छोड़नी पड़ेगी, वरना तो लड़कियां मेरे पीछे ही पड़ जाएंगी और फिर मेरा क्या ही हाल होगा। भगवान जी प्लीज़ हेल्प। समर्पण अब बिना कुछ बोले बाहर निकल गई। अगस्त्य उसे जाते हुए देखकर जेब में हाल डालते हुए बोला, बहुत तड़पाया है तुमने मुझे। जब से मेरी लाइफ में आई हो, मेरी लाइफ में नॉर्मल शब्द ही जैसे खत्म हो गया है। हर रोज़ एक नया सस्पेंस मेरे लिए तैयार रहता है, इसलिए चलो थोड़ा सा अब इसे भी इंजॉय कर लिया जाए। और बाकी सबको भी तो तुमसे मिलवाना है जो मुझे दौरे पड़वा रहे थे। अब मैं भी उन्हें थोड़ा झटके दे दूं कि अगस्त्य रावत गलत नहीं था, बाकी सब गलत थे। बस तुम्हें ढूंढने में हम कामयाब नहीं हुए, शायद मेरी किस्मत ही थोड़ी खराब थी। बोलते हुए बाहर आया। कुछ देर बाद अगस्त्य जाने लगा, लेकिन नजरें समर्पण पर ही थी, जो शायद उसकी बातों से गुस्सा थी, इसलिए अब उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। धीरे धीरे अभी भी खा रही थी। जेवियर अगस्त्य से बात करते हुए बोले, डॉक्टर प्लीज आप शाम को आकर एक बार और चेक कर लीजिएगा। अगस्त्य बोला, जी बिल्कुल, मैं आ जाऊंगा, ये भी कोई कहने वाली बात है। और आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लो, हम किडनी, गुर्दा, लीवर, फेफड़ा कुछ भी चोरी नहीं करते हैं, बस नॉर्मल दवा देते हैं। समर्पण को उसकी बातें सुनकर खाना गले में फंस गया, तो वो जल्दी जल्दी खांसने लगी। अगस्त्य पानी उसके मुंह से लगाते हुए आराम से बोलकर पीठ सहलाने लगा। समर्पण ने उसकी आंखों में देखा, ये स्पर्श अलग महसूस क्यों नहीं हो रहा है? वो इतनी सहज क्यों है, जबकि सिद्धू का उसका हाथ पकड़ना तक उसे पसंद नहीं है। सिद्धू बोला, डॉक्टर वो ठीक है। अगस्त्य पीछे हटते हुए बोला, अब मुझे चलना चाहिए, और जेवियर से बात करते हुए बाहर निकल गया। सिद्धू बोला, सैम मुझे ये डॉक्टर ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। समर्पण चिढ़ते हुए बोली, शादी करनी है तुझे उससे? सिद्धू बोला, वाट नहीं यार, कुछ भी। समर्पण बोली, तो चुप करना, ये बकवास करके मेरा दिमाग क्यों खराब कर रहा है? और उसे छोड़कर बाहर आ गई और गार्डन में लगे झूले पर बैठकर सोचने लगी। कुछ तो अजीब हो रहा है, लेकिन क्या? उसके आसपास रहने से इतना अजीब क्यों लग रहा है, जैसे वो उसके पास ठहर जाए? आखिर ये पहेली क्या है? अगस्त्य ने अब कुछ दूर पर आकर गाड़ी रोक दिया और बाहर निकला तो अचानक से बारिश शुरू हो गई, लेकिन वो अंदर नहीं गया। वैसे ही भीगते हुए ऊपर देखकर बोला, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, चिल्लाने का मन कर रहा है, बहुत बहुत सारा, इतना कि बता नहीं सकता। आधा घंटा हो गया वो भीगता रहा। जतिन, कुणाल उसे ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए थे। जब वो रोड के किनारे से क्रॉस किए तो कुणाल ने उसे भीगते देखा। कुणाल बोला, जतिन जतिन गाड़ी रोको भाई। जतिन बोला, यार अब तुम दिमाग खराब मत करो और चुपचाप गाड़ी चलाने दो। अच्छे खासे इंसान को यार तुम सबने मिलकर ड्राइवर बना दिया है। कुणाल चिल्लाते हुए बोला, अगस्त्य मिल गया यार, इसलिए बोल रहा हूँ गाड़ी रोको। जतिन झटके से ब्रेक मारते हुए बोला, कहाँ कहाँ है वो? कुणाल उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, मैंने अपना दोस्त खो दिया, देखो इसे कैसे भीग रहा है, जैसे अब उसे खुद का ख्याल नहीं। अच्छा खासा डॉक्टर आज मरीज होता जा रहा है। जतिन ने सामने देखा, फिर बगल में, जहां अगस्त्य अभी भी भीग रहा था। जतिन बोला, पागल हो गया है, रुक जाओ मैं बताता हूँ इसे। कुणाल बोला, रुको मैं भी चल रहा हूँ। बोल दोनों उतरकर बाहर आए और उसके सामने खड़े होकर उसे घूरने लगे। अगस्त्य को लगा जैसे कोई सामने है, तो आंखें खोलकर सामने जतिन और कुणाल को देखा तो जल्दी से दोनों के गले लग गया। दोनों को कुछ भी बोलने का मौका ही नहीं दिया। कुछ देर बाद जतिन, वो हेलो भाई साहब, क्यों हार्ट अटैक दे रहे हो यार? सुबह से ढूंढ रहे हैं तुम्हें और तुम यहाँ खड़े होकर भीग रहे हो। यार तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? आखिर क्या कर रहे हो यार? एक लड़की के लिए तुम खुद को कैसे भूल सकते हो? अगस्त्य के चेहरे पर स्माइल थी। कुणाल बोला, ये ना पागल हो गया है, पक्का मैं बता रहा हूँ, जतिन सच में अभी पागल हो चुका है। अगस्त्य आगे बढ़कर उसके गाल पर किस करते हुए बोला, आज मैं बहुत 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 खुश हूँ और तुम लोग कुछ भी बोलोगे तो भी मुझे आज कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और जो मैं बताने वाला हूँ ना, तुम लोग सुनोगे तो पागल हो जाओगे। बोल फिर से उसके गले लगने को हुआ, लेकिन कुणाल उसका कंधा पकड़ते हुए, जतिन भाई घर ले चलते हैं इसे, या फिर सबको इन्फॉर्म कर देते हैं। यार कुछ नहीं, यहाँ सब कुछ गड़बड़ हो चुका है, बोलते हुए सर पकड़ लिया।
अगत्य बोला, मैं जा रहा हूँ, तुम लोग आ जाना, और मैंने सबको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया है। सब लोग आ रहे हैं तो तुम दोनों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इंतज़ार करो। और एक काम करना, हार्ट अटैक की गोली पहले ही खा लेना, क्योंकि जिसे मैं तुम सबको दिखाने वाला हूँ ना, उसके बाद मुझे उम्मीद है तुम सबको दौरे पड़ सकते हैं। बोलकर गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल गए। जतिन बोला, कुणाल ये मैं क्या देख रहा हूँ? कुणाल बोला, जो मैं देख रहा हूँ। जतिन बोला, ये ठीक तो है ना? कुणाल बोला, दिया बुझने से पहले जो प्रकाश देती है वही लग रहा है। इसका दिमाग सटक चुका है, इसलिए बहकी बहकी बातें कर रहा है। एक लड़की के चक्कर में मेरा भाई क्या से क्या हो गया। प्रयागराज। शीतल आदर्श को चाय देते हुए बोली, श्रेयांश ने डॉक्टर से बात कर लिया है, आपको बस जाकर एक बार चेक करवाना है। आदर्श कुछ नहीं बोले, बस चाय पीने लगे। शीतल बोली, आप क्यों जिद कर रहे हैं? आपके जिससे आपको लगता है कि सानू वापस आ जाएगी? कभी नहीं, वो जा चुकी है हम सबको छोड़कर। आज 7 महीने हो चुके हैं, आना होता तो आ चुकी होती, और आप अभी भी जिद लेकर बैठे हुए हैं। अगत्य पता नहीं कहाँ है, आप दोनों ना एक जैसे हो गए हो। बोलते बोलते उनकी आंखें नम हो गई, गुस्से, बेबसी और दर्द में। आदर्श उन्हें देखते हुए बोले, वो एक दिन जरूर आएगी, उसे कुछ नहीं हो सकता, एक बाप का यकीन है। शीतल कुछ बोलती कि सामने से श्रेयांश हाँफते हुए अंदर आया। हाथ पैर बुरी तरह से कांप रहे थे। हाथ में उसका फोन था जो शायद कट चुका था, और बारी बारी आदर्श और शीतल को देख रहा था। आदर्श ने उसकी तरफ देखा और कोई रिएक्शन नहीं दिया। श्रेयांश 2 मिनट बाद बोला, पापा। बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू गालों पर आ गए और आदर्श के पास आकर घुटनों पर बैठ गया। शीतल जी बोली, श्रेयांश क्या हुआ? कुछ बोलो, मेरा दिल घबरा रहा है। उनकी आवाज़ सुनकर श्रेया भी वहां आ गई। आदर्श अभी भी उसे ही देख रहे थे। श्रेयांश आदर्श को देखते हुए बोले, पापा आपकी सारी बीमारी की डॉक्टर जिंदा है, कुछ नहीं हुआ उसे, वो सही सलामत है। आपका और अगत्य का यकीन जीत गया। आदर्श उसे ही देख रहे थे जैसे उन्हें पता हो। शीतल जी बोली, श्रेयांश क्या बोल रहे हो? साफ साफ बोलो। श्रेयांश बोला, सानू जिंदा है और सही सलामत भी। आदर्श की आंखें डबडबा गई। शीतल जी बोली, श्रेयांश मजाक नहीं, और सानू को लेकर तो बिल्कुल भी नहीं सुनूंगी मैं। श्रेयांश बोला, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ मम्मी, सच है, वो सही सलामत है। अभी अभी अगत्य का फोन आया था, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से कट गया, वो गोवा में है। शीतल जी बोली, बात करवाओ उससे। श्रेयांश बोला, आप दोनों तैयार हो जाओ, बात नहीं करना, सीधे आप उसे देखोगे। श्रेया तैयार हो जाओ और सगुन को भी तैयार कर दो, हम निकल रहे हैं। क्योंकि मैं नहीं चाहता अब और देर हो, बहुत रुलाया है हम सबको। अब मैं चाहता हूँ आप दोनों उसकी अच्छे से खातिरदारी करो। अगत्य कैंप आया और फ्रेश हुआ, बालों को अच्छे से जेल लगाकर सेट करते हुए गाना गुनगुना रहा था। ऋचा उसके पीछे हाथ बांधते हुए, ये सब क्या है और इतना सजना संवरना क्यों है भाई? अगत्य बोला, क्यों जलन हो रही है क्या तुम्हें कि तुम्हारा पति मुझसे कम हैंडसम है? तो मैं बता दूं, वो पहले से ही मेरा 50% था, याद नहीं तो याद कर लो। मना किया था मैंने, लेकिन तुमने नहीं सुना, तो अब गलती तुम्हारी है। ऋचा इस्माइल के साथ उसे कुछ देर देखने के बाद उसके गले लगते हुए बोली, आई मिस यू यार, यही अगत्य रावत रहा करो, अच्छे लगते हो, सुकून रहता है दिल दिमाग को। मजनू वाले और सीरियस वाला अगत्य मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। अगत्य बोला, आज से और अभी से सीरियस अगत्य रावत को मैंने छुट्टी कर दिया, अभी वो इतनी जल्दी इधर नहीं आएगा। बोल उसे कुछ देर बाद साइड करके बाहर निकलते हुए बोला, कुछ मरीज देख लूं, उसके बाद मुझे कहीं जाना है, और तुम सबको भी जल्दी से इसलिए तैयार रहना। ऋचा बोली, लेकिन कहाँ? अगत्य बोला, तुम्हें जानना नहीं कि मैं इतना खुश क्यों हूँ? ऋचा बोली, जानना तो है, लेकिन। अगत्य बोला, गुड, तैयार रहना, बोलकर उसे वैसे ही कंफ्यूज छोड़कर बाहर निकल गया। शाम को कुणाल, अगत्य तुमने आदर्श अंकल और बाकी सबको क्यों बुलाया है? अगत्य बोला, सरप्राइज है, बताया था ना उसी के लिए। जतिन बोला, लेकिन कौन सी सरप्राइज है, कोई बताएगा? अगत्य बोला, तुम सब होटल चलो, मैं कुछ देर में आऊँगा तो सरप्राइज लेकर आऊँगा। ऋचा बोली, लेकिन यार कुछ तो बता तो सही, कुछ। अगत्य बोला, नहीं बता सकता, सरप्राइज खत्म हो जाएगा, तो बाय, अब तुम लोग भी निकलो, मैं जल्दी आऊँगा। बोल अपनी गाड़ी लेकर निकल गया। ऋचा बोली, हो क्या रहा है यार यहाँ, सुबह से ये कुछ ज़्यादा ही खुश है। कुणाल बोला, वही तो समझ ही नहीं आ रहा, दिमाग का दही बना हुआ है, फिर भी नहीं बताया कुछ कि आखिर चल क्या रहा है। समर्पण बोली, लेकिन बाबा मुझे उसके साथ क्यों जाना है? आप तो मुझे किसी के साथ नहीं जाने देते, सिद्धू के साथ भी नहीं, तो फिर ये डॉक्टर के साथ क्यों? जेवियर बोले, क्योंकि वो एक अच्छे डॉक्टर हैं और मैं चाहता हूँ वो तुम्हारा इलाज कंटिन्यू करें, मैंने बात कर लिया है, सब ठीक है। समर्पण बोली, लेकिन आप इतना जल्दी यकीन कैसे कर सकते हो किसी पर?
जेवियर उसके सर पर हाथ रखते हुए, तुम्हारी आंखों की चमक देखकर इतना कह सकता हूँ कि तुम्हें भी यकीन है उनके ऊपर कि वो एक अच्छे इंसान है। समर्पण इधर उधर देखते हुए बोली, बाबा ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, मैं तो बस थोड़ी सी कंफ्यूज्ड हूँ। जेवियर बोले, तो जल्दी से तैयार हो जाओ और अपनी सारी कन्फ्यूज़न दूर करो, मुझे आज एक पार्टी में जाना है। समर्पण बोली, मतलब आप तो? जेवियर बोले, ठीक है, तुम्हारे आने से पहले आ जाऊंगा। समर्पण बोली, तब ठीक है, बोलते हुए अपने रूम में चली गई। जेवियर के पास अगत्स का फ़ोन आया तो वो एक नज़र पीछे देखते हुए बाहर निकलते हुए बोले, मैंने उसे बोल दिया है, लेकिन शायद आप मुझसे बेहतर सैम को जानते होंगे, इसलिए बस यही कहूँगा कि सब कुछ आराम से कीजिए डॉक्टर। सब कुछ अचानक से याद आया तो दिक्कत हो सकती है। मैं आपकी फीलिंग समझता हूँ, शायद मुझे तभी पुलिस के पास चले जाना चाहिए था, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता था और मुझे पुलिस वालों पर कुछ खास यकीन भी नहीं है। फिर भी आई एम सॉरी, मैं आपका दोषी हूँ, लेकिन मैं जितना हो सके कोशिश करूँगा कि सब ठीक हो जाए। और कुछ देर और बात करने के बाद फ़ोन रखते हुए बोले, अब तुम्हें तुम्हारी फैमिली के पास जाना होगा सैम, वो सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं और शायद उनके बीच रहकर सब कुछ जल्दी से ठीक हो जाए। गॉड ब्लेस यू माई चाइल्ड, जहाँ भी रहो खुश रहो। आधे घंटे बाद अगस्त जाकर जेवियर से मिला। जेवियर बोला, मैंने बात किया है सैम से, आगे वो आपकी जिम्मेदारी, शायद आज मैं किसी काम में बिजी रहूं तो आप उसे। अगस्त से बोला, थैंक यू सो मच मेरी बातों पर ट्रस्ट करने के लिए। जेवियर बोले, कैसी बात कर रहे हैं डॉक्टर, आप पर यकीन ना करने का कोई सवाल नहीं उठता और आपने तो पूरा सबूत दिया है मुझे, वो आपकी थी, है और रहेगी। शायद गॉड ने इसीलिए उसे मेरे हाथों बचाया था कि एक दिन मैं आपको उसे सौंप सकूं, लेकिन तब तक सब कुछ सही नहीं हो जाता, तब तक आपको प्रॉब्लम उठानी पड़ सकती है। अगस्त से बोला, डोंट वरी, मैं संभाल लूँगा। जेवियर बोले, गॉड ब्लेस यू, अब मैं चलता हूँ, वो अंदर है बोलकर निकल गए। अगस्त अंदर आया और दरवाज़ा नॉक किया। समर्पण बाहर आते हुए, बाबा ने बताया आपके बारे में, बोलते हुए बाहर आ गई। अगस्त से उसके पीछे आते हुए, अच्छा है, आपके सवाल कम हो जाएंगे अब शायद। समर्पण बिना उसे देखे आकर पीछे का दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ आगे किया। अगस्त से उसका हाथ पकड़ते हुए, आगे बैठना है। समर्पण अब उसे देखकर पलके झपकाते हुए, आगे? अगस्त, बिल्कुल। समर्पण बोली, बिल्कुल नहीं, मैं पीछे बैठूंगी, वरना मैं ऑटो से जाऊंगी, आप पता बता दो। अगस्त से एक स्टेप उसकी तरफ लेते हुए, और आपको लगता है मैं ऐसा होने दूंगा? समर्पण बोली, आपको क्या लगता है आप मुझे? अगस्त बोला, मैं आपका ड्राइवर नहीं हूँ, इसलिए आप मेरे साथ आगे बैठेंगी, बोलकर दरवाज़ा खोल दिया। समर्पण ने एक नज़र दरवाजे को देखा और फिर अगस्त को, जो उसे ही देख रहा था। अगस्त बोला, कहीं आपको मेरी बातों का असर तो नहीं हो गया, इसलिए आप पीछे भाग रही हैं? समर्पण बोली, मतलब? अगस्त उसके बाल कान के पीछे करते हुए, प्यार वार, मौसम भी काफ़ी कूल है, बारिश कभी भी हो सकती है। समर्पण बोली, वाट? अगस्त बोला, ठीक है, नहीं हुआ है तो फिर बैठ कर दिखाओ, नहीं तो मैं समझूंगा कि आप मुझसे भागकर अपनी फीलिंग। समर्पण अब जल्दी से आकर बैठ गई, लेकिन अगस्त की करीबी और उसकी बातों ने उसके कुछ देर पहले शांत से दिमाग के घोड़े को फिर से रेस में दौड़ा दिया था। दिमाग में अब एक साथ 1000 बातें चल रही थी और सवाल जवाब वो खुद से कर रही थी। अगस्त आराम से आकर बैठ गया और एक नज़र बाहर देखकर सॉन्ग चालू कर दिया। दिल ने मेरे तेरे दिल से कहा, इश्क तो है वही जो है बेइंतहा, तूने कभी जाना ही नहीं, मैं हमेशा से तेरा तेरा ही रहा। समर्पण अगस्त को ध्यान से देख रही थी, जैसे ये गाना उसके लिए हो। क्या है ये सब और क्यों वो इन सब चीज़ों से इतना ज़्यादा क्यों इफेक्ट हो रही है? उसके आसपास होने से उसकी सांसें क्यों बंध रही हैं, जैसे वो उसे कैद कर रहा हो अपने अंदर। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से वो अपने दिमाग पर अब कुछ ज़्यादा ही जोर दे रही थी। जब तक जीऊँ मैं तेरे साथ जीऊँ, फिर चाँद बन जाऊँ तेरी गली का मैं। जिस दिन भुला दूँ तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी ज़िंदगी का। न ठहरेगा कोई आँखों में मेरी, हो ना सकूँगा मैं और किसी का। मैं जिस दिन भुला दूँ। 10 मिनट बाद समर्पण अचानक से एक हाथ से सर पकड़ते हुए बोली, स्टॉप द कार, प्लीज स्टॉप, बोलते हुए अगस्त के हाथ को कसकर पकड़ लिया। अगस्त ने गाड़ी साइड में रोका और जल्दी से घूमते हुए बोला, हे क्या हुआ? सानवी, सानवी, आंखें खोलो, देखो मेरी तरफ, मेरी आंखों में देखो।
लेकिन अब उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी। वो चाहकर भी आंखें नहीं खोल पा रही थी। अगस्त के हाथ पर चुभते उसके नाखून इस बात को बता रहे थे कि वो कितनी तकलीफ में है। अगस्त उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में लेते हुए बोला, यार तुम हर बार ऐसा क्यों करती हो? हर बात मुझे परेशान करने में तुम्हें मजा आता है ना? लेकिन अब उसकी आंखें पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। अगस्त सांसें रोके उसके नब्ज चेक किया जो काफी स्लो हो चुका था। ज्यादा सोचने की वजह से या दिमाग पर ज्यादा जोर देने की वजह से वो बेहोश हो गई थी। फिलहाल में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता था बिना डॉक्टर को दिखाए। अगस्त सांस बाहर छोड़ते हुए उसका सर अपने गोद में रखा और गाड़ी स्टार्ट करते हुए जल्दी से कुणाल को कॉल किया। 2 रिंग में कुणाल ने फोन उठा लिया। उधर से अगस्त की आवाज आई, डॉक्टर मैथ्यू से बोल दो जो काम मैंने कल करने के लिए बोला था सारी तैयारी 10 मिनट में कंप्लीट करे। मैं बस किसी भी टाइम हॉस्पिटल पहुंच रहा हूँ। इमरजेंसी है, सवाल मत पूछना, जो बोला है वो करो। कुणाल कुछ बोलता उससे पहले ही फोन कट चुका था। अगस्त खुद से बोला, कुछ नहीं होगा अगस्त, शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। ज्यादा सोचने से बेहोश हो गई है। हाँ पक्का यही हुआ होगा और क्या हो सकता है? तुम एक डॉक्टर हो और तुम ऐसे नहीं घबरा सकते। मुझे पूरा यकीन है कुछ नहीं होने दोगे तुम, सब ठीक कर दोगे। बोल, जल्दी जल्दी सांस लेने लगा। ऋचा बोली, कुणाल किसका फोन था? इतना परेशान क्यों हो? होटल नहीं जाना क्या? कुणाल बोला, तुम सब लोग जाओ मैं आ जाऊंगा। ऋचा बोली, लेकिन किसका फोन था? कुणाल बोला, अगस्त का। मैं आ रहा हूँ, शायद कोई प्रॉब्लम है, ये लड़का एक दिन सबको हार्ट अटैक देगा बोलकर निकल गया। ऋचा बोली, आखिर हो क्या रहा है यार? अचानक से इमरजेंसी, तो फिर होटल चलने को क्यों बोला? कुणाल ने भी कुछ नहीं बताया। 15 मिनट बाद अगस्त ने गाड़ी रोकी और सानवी को गोद में लेकर लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। 5 नंबर दबाया और अंदर चला गया। 2 मिनट बाद डॉक्टर मैथ्यू उसके पास आते हुए बोले, डॉक्टर रावत सब ठीक है ना? हु इज दिस? अगस्त आगे बढ़ते हुए बोला, सी इज माई वाइफ, एवरीथिंग इज रेडी। मैथ्यू बोला, यस प्लीज कम, बोलकर जल्दी से आगे बढ़ गए। अगस्त से अंदर गया, सानवी को ऑक्सीजन लगाया और सारे सिस्टम को ऑन करते हुए बोला, कुणाल ने बात किया होगा आपसे? मैथ्यू बोले, डॉक्टर बंसल आ रहे हैं, रास्ते में है, तब तक आप सारे टेस्ट कर लीजिए, रिपोर्ट आने के बाद ही आप आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। अगस्त घबराहट के साथ वहीं बैठ गया और कंप्यूटर पर नजर गड़ाए सब कुछ ध्यान से चेक करने लगा। होटल में आदर्श, शीतल और बाकी सब लोग परेशान थे। आधे घंटे में आने का बोल अगस्त से अभी तक नहीं आया और ना ही अब उसका फोन लग रहा था। आदर्श बोले, श्रेयांश बात हुई तुम्हारी अगस्त से? कहाँ है वो, बात करवाओ मेरी। अनुभव बोला, अंकल मैं भी कब से उसका फोन ट्राई कर रहा हूँ, नॉट रीचेबल आ रहा है। अधिराज, कुणाल से बात करो, वो भी तो उसके साथ ही था, उसे भी तो पता होगा कि ये सब क्या है। रजत अंदर आते हुए बोला, कुणाल का फोन बिजी है, ऋचा को कुछ नहीं पता इन सब के बारे में। अगस्त ने सबको होटल ही बुलाया था, वो सब भी रास्ते में है, यहीं आ रहे थे। आदर्श गुस्से में बोले, ये सब मजाक नहीं होना चाहिए बस, और मुझे कुछ नहीं जानना। श्रेयांश बोला, पापा प्लीज शांत हो जाइए, अगस्त सानू को लेकर मजाक कभी नहीं करेगा, हम सब जानते हैं। आदर्श सब वापस से बैठते हुए बोले, तो पता करो कहाँ है और क्यों नहीं आया अभी तक? यहाँ एक एक सेकंड भारी पड़ रहा है और उसे हॉस्पिटल में डॉक्टर बंसल चेक कर रहे थे और अगस्त से यहाँ से वहाँ चक्कर काट रहा था। 10 मिनट बाद अगस्त को देखते हुए बोले, रिपोर्ट आने के बाद ही हम कोई फैसले तक पहुँच सकते हैं, लेकिन आपने तो कहा था एवरीथिंग इज ओके, तो फिर अचानक से बेहोश? अगस्त से बोला, हम आ ही रहे थे लेकिन अचानक से बेहोश। डॉक्टर बंसल बोले, डोंट वरी, जिस हिसाब से आपने बताया था उस तरह के कितने ही केस अब रोज देखने को मिल रहे हैं, कुछ कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप भी एक डॉक्टर हैं इसलिए मैं इतना कह सकता हूँ, थोड़ा पेशेंस रखिए। अगस्त से सामने देखते हुए बोला, सी इज़ नॉट अ पेशेंट, सी इज़ माई लाइफ डॉक्टर। डॉक्टर बोले, आई नो एवरीथिंग, इसलिए बोल रहा हूँ, होश में आने में टाइम लगेगा। अगस्त से बोला, मैं वेट कर लूँगा, बोलकर वहीं रखे स्टूल पर बैठ गया। उसे ये भी ध्यान नहीं रहा कि होटल में सब लोग उसका वेट कर रहे हैं। सब लोग हॉस्पिटल में थे और अगस्त को घूर रहे थे और वो चुपचाप बाहर हॉल में बैठा हुआ था, जैसे सारा कांड उसने ही किया हो। जेवियर और मालती भी आ चुके थे, वो लोग भी शांति से बैठे थे। पहले बार इतनी बड़ी फैमिली देख रहे थे वो, जिसे अनाज समझकर पाल रहे थे। उन्हें क्या पता इतने सारे लोग हैं जिसे वो अनजाने में ही काफ़ी तकलीफ दे चुके हैं। कुणाल उसे घूरते हुए बोला, यार कम से कम हमें तो बता सकता था, कल से पागल बना कर रखा हुआ है, यहाँ से वहाँ भाग रहे हैं इसके पीछे, और ये डॉक्टर साहब अलग ही दुनिया में मगन है। ऋचा बोली, कुणाल शांत रहो, पहले सानवी से तो मिल लेने दो यार, 1-2 घंटे से वेट कर रहे हैं और तुम्हें अपनी पड़ी है। रजत अगस्त को देखते हुए, मतलब उसे हम लोगों में से कोई भी याद नहीं है? अगस्त ने बस सरनामे हिला दिया। रजत बोला, भाई तू भी नहीं?
अगत्य ने अब उसे घूर कर देखा तो वो जल्दी से उठते हुए बोला, वो मैं डॉक्टर बंसल से मिलकर आ रहा हूँ, देखता हूँ रिपोर्ट में क्या है। आदर्श परेशान होते हुए बोले, लेकिन ऐसे कैसे याद नहीं है उसे कुछ भी, बाप हूँ मैं उसका। शीतल बोली, शांत हो जाइए, वो सही सलामत है, क्या ये काफ़ी नहीं है हमारे लिए? अगत्य बोला, पापा शांत रहिए, मैं देखने जा रहा हूँ सानवी को होश आया कि नहीं। सानवी आंखें खोले अगल बगल देखते हुए उठकर बैठने को हुई। अगत्य से उसके पास आते हुए, आराम से, सब ठीक है ना, कहीं कोई प्रॉब्लम? सानवी कुछ नहीं बोली, बस उसे देखने लगी। अगत्य अब उसके पास बैठते हुए बोला, क्या सोच रही थी? मना किया था ना कल ज़्यादा सोचने के लिए, तो फिर क्या ज़रूरत थी? सानवी बोली, मुझे बाबा के पास जाना है। अगत्य एक गहरी सांस लेते हुए खुद से बोला, बाहर इतने लोग इंतजार कर रहे हैं 4 घंटे से सांस रोक कर मैडम की एक झलक देखने के लिए, और वो किसी और ही दुनिया में मगन है। क्या भगवान, और कितनी परीक्षा लेनी है आपको मेरी? 10 मिनट बाद अगत्य बाहर आते हुए बोला, जिसको जिसको मिलना है जाकर मिल लीजिए, मैं डॉक्टर बंसल से मिलने जा रहा हूँ, और बिना किसी का कुछ सुने वहाँ से निकल गया। सब लोग उसकी शक्ल देख रहे थे जिस पर 12 बजे थे, लेकिन क्यों? कुणाल आदर्श को देखते हुए, अंकल सानवी। आदर्श ने उसे घूर कर देखा तो अब वो कुछ नहीं बोला, क्योंकि अगत्य को देखकर सबको समझ में आ चुका था कि अंदर क्या हुआ होगा। मतलब साफ था कि वो किसी को नहीं पहचान रही है, और पहचान नहीं रही है तो सामने जाने का क्या मतलब? सोचते हुए आदर्श वापस से सोफे पर बैठते हुए बोले, शीतल आप जाकर मिल लीजिए, मुझसे नहीं होगा, अपनी ही बेटी की नज़रों में परायापन देखना। ऋचा बोली, कुणाल बोला, मैं डॉक्टर बंसल से मिलकर आता हूँ 10 मिनट में। सानवी ने दरवाज़ा खोला तो अब सब उसे ही देख रहे थे, और वो सबको देखते हुए साइड से निकल गई। बाहर इतनी भीड़, लेकिन कोई उसे समझ नहीं आया। जेवियर एक नज़र सबको देखकर आगे बढ़ते हुए बोले, सैम अभी डॉक्टर ने आराम करने के लिए बोला है ना? सानवी बोली, आई फील नॉट गुड, क्या हम घर जा सकते हैं? मुझे यहाँ नहीं रहना है, और आपको पता है ना, आई डोंट ट्रस्ट डॉक्टर। सब लोग उसे ही देख रहे थे, जिसकी वजह से वो और परेशान हो रही थी। आखिर सब उसे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? ऋचा श्रेया को देखते हुए, भाभी ये क्या है? हम उसे दिख तो रहे हैं ना, कहीं गायब मोड वाला बटन तो नहीं प्रेस हो गया है? ये ऐसा क्यों बिहेव कर रही है? और सोचिए, जब हमें ऐसा फील हो रहा है, वो भी 2 मिनट में, तो अगत्य का क्या हाल होगा बेचारे का? अधिराज ने आदर्श को परेशान देखा तो उनका मूड हल्का करने के लिए बगल में बैठते हुए बोले, ये क्या है जिसके लिए सांसें रोके आए थे हम सब, वो हमें एक नज़र देख भी नहीं रही है। मेरी दुश्मनी तो समझ आती है उससे, लेकिन आपकी समधी जी कुछ हजम नहीं हो रही है। आदर्श ने एक नज़र अधिराज को देखा तो वो सामने देखते हुए बोले, 2 पैक की ज़रूरत लग रही है। अगत्य से बाहर आया, रजत और कुणाल दोनों इसके साथ थे। रजत सामने देखते हुए बोला, कुणाल भाई, चमत्कार, यानी सानवी मुझे दिख रही है या सबको दिख रही है? मेरा भाई 7 महीने से जिसे ढूंढ रहा था वो सच में सही सलामत है, मुझे यकीन क्यों नहीं हो रहा है? कुणाल बोला, यार मेरा दिमाग ना पहले से ही रिपोर्ट देखकर खराब हो चुका है, अब और नहीं। अगत्य से दोनों की बातों से सर झटकते हुए फिर सामने सबको देखकर एक नज़र सानवी को देखा, जिसके चेहरे पर परेशानी, घबराहट साफ दिख रही थी, तो सबको देखते हुए बोला, आप लोग सब घर चलिए, मैं कुछ देर में आ रहा हूँ। यहाँ परेशान होने से कोई फायदा नहीं है। शीतल बोली, लेकिन बेटा। अगत्य से उनके पास आते हुए बोला, माँ भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। अभी आप सबके एक साथ रिएक्ट करने से कुछ गलत हो जाएगा। क्या आप चाहती हैं कुछ गलत हो उसके साथ? शीतल बोली, नहीं रहने दो, हम इंतज़ार कर लेंगे। कुछ देर बाद सब लोग बारी बारी से बाहर जाने लगे। रजत जल्दी से आगे आते हुए बोला, हेलो डॉक्टर रजत। सानवी ने एक नज़र उसे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर जेवियर को देखते हुए बोली, कुछ दिन में डॉक्टर की डिग्री घर घर बंटने लगेगी बाबा, आप सही कहते थे, इतने डॉक्टर की वजह से ही बीमारियां बढ़ रही हैं। रजत मुंह फाड़े उसे देख रहा था। कुणाल उसका मुंह बंद करके अपने साथ लेकर जाते हुए बोला, उसकी और तेरी दुश्मनी कभी खत्म नहीं होगी, चाहे उसे कुछ याद हो या ना हो। सबके जाने के बाद अब बस लास्ट में शीतल और आदर्श ही बचे थे। अगत्य ने सबको भेज दिया, लेकिन आदर्श अभी भी बैठे हुए थे, जिन्हें उठने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अगत्य का फ़ोन आया तो वो दूसरी तरफ चला गया। सानवी कभी उन्हें देखती तो कभी सामने कुछ दूर पर फ़ोन से बात करते अगत्य को। जेवियर बोले, सैम चलना है, लेकिन उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, क्योंकि उसकी नज़र कहीं और थी। मालती बोली, आई थिंक हमें डॉक्टर अगत्य से बात करके सैम को उनके साथ भेज देना चाहिए। क्या जेवियर ने जो सानवी के बारे में बताया है वो सब सच है, या इसके पीछे कोई बड़ा राज छुपा हुआ है?
क्या जेवियर सानवी को अगस्त और उसके परिवार के साथ भेज देंगे? क्या अपने परिवार के साथ रहते हुए सानवी की याददाश्त वापस आ जाएगी? अगस्त और सानवी के जीवन में कौन सा नया तूफान आएगा? जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।